प्रेमाश्रम उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का पहला उपन्यास है। इसकी पहली कड़ी। संध्या हो गई है। दिन भर के थके मांदे बैल खेत से आ गए हैं। घरों से धुएं के काले बादल उठने लगे। लगनपुर में आज परगने के हाकिम की पड़ताल थी। गांव के नेतागण दिन भर उनके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ते रहे थे। इस समय वो अलाव के पास बैठे हुए नारियल पी रहे हैं और हाकिमों के चरित्र पर अपना अपना मत प्रकट कर रहे हैं। लखनपुर बनारस नगर से 12 मील उत्तर की ओर एक बड़ा गांव है। यहाँ अधिकांश कुर्मी और ठाकुरों की बस्ती है। 2-4 घर अन्य जातियों के भी हैं। मनोहर ने कहा, भाई हाकिम तो अंग्रेज, अगर यह न होते तो इस देश वाले हाकिम हम लोगों को पीस कर पी जाते। दुगरन भगत ने इस कथन का समर्थन किया। जैसा उनका अकबाल है वैसा ही वास्तव में नारायण ने स्वभाव भी दिया। न्याय करना यही जानते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। घूस रिश्वत से कुछ मतलब नहीं। आज छोटे साहब को देखो, मुंह अंधेरे घोड़े पर सवार हो गए और दिन भर की पड़ताल की। तहसीलदार, पेशकार, कानून गोए एक भी उनके साथ नहीं पहुंचता था। सुक्खू कुर्मी ने कहा, यह लोग अंग्रेजों की बराबरी करेंगे, बस खाली गाली देना और इजलास पर गरजना जानते हैं। घर से तो निकलते ही नहीं। जो कुछ चपरासी या पटवारी ने कह दिया वही मान गए। दिन भर पड़े पड़े आलसी हो जाते हैं। मनोहर, सुनते हैं अंग्रेज लोग घी नहीं खाते। सुक्खू, घी क्यों नहीं खाते? बिना घी दूध के इतना बूता कहाँ से होगा? वह मशक्कत करते हैं, इसी से उन्हें दूध घी पच जाता है। हमारे देसी हाकिम खाते तो बहुत हैं पर खाट पर पड़े पड़े इससे उनका पेट बढ़ जाता है। दुखरन भगत, तहसीलदार साहब तो ऐसे मालूम होते हैं जैसे कोल्हू। पहले आए थे कैसे दुबले पतले थे, लेकिन 2 ही साल में उन्हें न जाने कहाँ की मोटाई लग गई। सुक्खू, रिश्वत का पैसा देह फुला देता है। मनोहर, यह कहने की बात है, तहसीलदार एक पैसा भी नहीं लेते। सुक्खू, बिना हराम की कौड़ी खाए देह फूल ही नहीं सकती। मनोहर ने हंसकर कहा, पटवारी की देह क्यों नहीं फूल जाती? चुचके आम बने हुए हैं। सुक्खू, पटवारी सैकड़ों हजार की गठरी थोड़ी ही उठाता है। जब बहुत दांव पेश किया तो 2000 रुपये मिल गए। उसकी तनख्वाह तो कानून गोए ले लेता है। इसी छीन झपट पर निर्वाह करता है तो देह कहाँ से फूलेगी? तकावी में देखा नहीं, तहसीलदार साहब ने हजारों पर हाथ फेर दिया। दुगरन, कहते हैं कि विद्या से आदमी की बुद्धि ठीक हो जाती है, पर यहाँ उल्टा ही देखने में आता है। यहाँ हाकिम और अमले तो पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, लेकिन किसी को दया धर्म का विचार नहीं होता। सुक्खू, जब देश के अभाग आते हैं तो सभी बातें उल्टी हो जाती है। जब बीमार के मरने के दिन आ जाते हैं तो औषधि भी अवगुण करती है। मनोहर, हम ही लोग तो रिश्वत देकर उनकी आदत बिगाड़ देते हैं। हम न दे तो वह कैसे पाएँ? बुरे तो हम हैं। लेने वाला मिलता हुआ धन थोड़ी ही छोड़ देगा। यहाँ तो आपस में एक दूसरे को खाए जाते हैं। तुम हमें लूटने को तैयार, हम तुम्हें लूटने को तैयार। इसका और क्या फल होगा? दुखरन, अरे तो हम मूर्ख, गंवार, अनपढ़ हैं। वहाँ लोग तो विद्यावान हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि यहाँ गरीब लोग हमारे ही भाई बंद हैं। हमें भगवान ने विद्या दी है तो इन पर निगाह रखें। इन विद्यावानों से तो हम मूर्ख ही अच्छे। अन्याय सह लेना न्याय करने से तो अच्छा है। सुक्खू, यह विद्या का दोष नहीं, देश का भाग है। मनोहर, न विद्या का दोष है न देश का भाग, यह हमारी फूट का फल है। सब अपना दोष है। विद्या से और कुछ नहीं होता तो दूसरों का धन ऐंठना आ जाता है। मूर्ख रहने से तो अपना धन गंवाना पड़ता है। सुक्खू, हाँ तुमने यह ठीक कहा कि विद्या से दूसरों का धन लेना आ जाता है। हमारे बड़े सरकार जब तक रहे 2 साल की माल गुजारी बाकी पड़ जाती थी तब भी डांट झपट कर छोड़ देते थे। छोटे सरकार जब से मालिक हुए देखते हो कैसा उपद्रव कर रहे हैं। रात दिन जाफा बेदखली अखराज की धूम मची हुई है। दुखरन, कारिंदा साहब कल कहते थे कि अब की इस गांव की बारी है, देखो क्या होता है। मनोहर, होगा क्या? तुम हमारे खेत चढ़ोगे, हम तुम्हारे खेत चढ़ेंगे। छोटे सरकार की चांदी होगी। सरकार की आंखें तो तब खुलती हैं जब कोई किसी के खेत पर दांव न लगाता।
सब कौल कर लेते। लेकिन यह कहाँ होने वाला है। सबसे पहले तो सुक्खू महतो दौड़ेंगे। सुक्खू, कौन कहे कि मनोहर न दौड़ेंगे। मनोहर, मुझसे चाहो गंगा जली उठवा लो, मैं खेत पर न जाऊंगा। और जाऊंगा कैसे, कुछ घर में पूंजी भी तो हो। अभी रब्बी में महीने की देर है और घर में अनाज का दाना नहीं है। गुड़ 100 रुपये से कुछ ऊपर ही हुआ, लेकिन बैल बिठाऊ हो गया है। 150 लगेंगे तब कहीं एक बैल आएगा। दुकरन, क्या जाने क्या हो गया कि अब की खेती में बरकत ही नहीं है। 5 बीघे रब्बी बोई थी, लेकिन 10 मन के भी आशा नहीं है। और गुड़ का तुम जानते ही हो जो हाल हुआ। कुल्हाड़े में ही विशेषज्ञ शाह ने तौला लिया। बाल बच्चों के लिए सीरा तक न बचा। देखें भगवान कैसे पार लगाते हैं। अभी यही बातें हो ही रही थी कि गिरवर महाराज आते हुए दिखाई दिए। लंबा डील था, भरा हुआ बदन, तनी हुई छाती, सिर पर एक पगड़ी, बदन पर एक चुस्त मिर्जई मोटा सा लठ कंधे पर रखे हुए थे। उन्हें देखते ही सब लोग माचे से उतरकर जमीन पर बैठ गए। यह महाशय जमींदार के चपरासी थे। जवान से सबके दोस्त, दिल से सबके दुश्मन थे। जमींदार के सामने जमींदार की सी कहते, असामियों के सामने असामियों की सी। इसलिए उनके पीठ पीछे लोग चाहे उनकी कितनी ही बुराइयां करें, मुंह पर कोई कुछ न कहता था। सुक्खे ने पूछा, कहो महाराज किधर से? गिरधर ने इस ढंग से कहा, मानो वह जीवन से असंतुष्ट है। किधर से बताएं ज्ञान बाबू के मारे नाकों में दम है। अब हुकुम हुआ है कि असामियों को घी के लिए रुपए दे दो। रुपए शेर का भाव कटेगा। दिन भर दौड़ते हो गया। मनोहर, कितने का घी मिला? गिरधर, अभी तो खाली रुपया बांट रहे हैं। बड़े सरकार की बरसी होने वाली है, उसी की तैयारी है। आज कोई 50 रुपये बांटे हैं। मनोहर, लेकिन बाजार भाव तो 10 छटाक का है। गिरधर, भाई हम तो हुक्म के गुलाम हैं। बाजार में छटाक भर बिके, हमको तो शेर भर का लेने का हुक्म है। इस गांव में भी 50 रुपये देने हैं। बोलो सुक्खू महतो, कितना लेते हो? सुक्खू ने सिर नीचे करके कहा, जितना चाहे दे दो। तुम्हारी ज़मीन में बसे हुए हैं, भाग के कहाँ जाएंगे। गिरधर, तुम बड़े आसामी हो। भला 10 रुपये तो ले लो। और दुखरन भगत तुम्हें कितना दें? दुखरन, हमें भी 5 रुपये दे दो। मनोहर, मेरे घर तो एक ही भैंस लगती है, उसका दूध बाल बच्चों में उड़ जाता है, घी होता ही नहीं। अगर गांव में कोई कह दे कि मैंने एक पैसे का भी घी बेचा है तो 50 रुपये लेने पर तैयार हूँ। गिरधर, अरे क्या 5 रुपये भी न लोगे? भला भगत के बराबर तो हो जाओ। मनोहर, भगत के घर में भैंस लगती है, घी बिकता है, वहाँ जितना चाहे ले ले। मैं रुपए ले लूँ तो मुझे बाजार से 10 छटाक का मोल लेकर देना पड़ेगा। गिरधर, जो चाहे करो, पर सरकार का हुक्म है तो मानना पड़ेगा। लालगंज में 30 रुपये देकर आया हूँ, वहाँ एक गांव में एक भैंस भी नहीं है, लोग बाजार से ही लेकर देंगे। पड़ाव में 20 रुपये दिए, वहाँ भी जानते हैं वो किसी के भैंस नहीं है। मनोहर, भैंस न होगी तो 5 रुपये होंगे, यहाँ तो गांठ में कोड़ी भी नहीं है। गिरधर, जब जमींदार की ज़मीन जोतते हो तो उसके हुक्म के बाहर नहीं जा सकते। मनोहर, ज़मीन कोई खैरात जोतते हैं, उसका लगान देते हैं। एक किस्त भी बाकी पड़ जाए तो नालिश होती है। गिरधर, मनोहर, घी तो तुम दौड़ते हुए, पर 4 बातें सुनकर। जमींदार के गांव में रहकर उससे हेगड़ी नहीं चल सकती। अभी कारिंदा साहब बुलाएंगे तो रुपए भी दोगे, हाथ पैर भी पड़ोगे। मैं सीधे कहता हूँ तो तेवर बदलते हो। मनोहर ने गर्म होकर कहा, कारिंदा कोई काटू है ना जमींदार कोई हवा है। यहाँ कोई दबेल नहीं है। जब कौड़ी कौड़ी लगान चुकाते हैं तो धौंस क्यों सहे। गिरधर, सरकार को अभी जानते नहीं हो, बड़े सरकार का ज़माना अब नहीं है। इनके चंगुल में एक बार आ जाओगे तो निकलते न बनेगा। मनोहर की क्रोधाग्नि और भी प्रचंड हुई। बोला, अच्छा जाओ, तोप उड़वा देना। पर गिरधर महाराज उठ खड़े हुए। सुक्खू और दुखरन ने मनोहर के साथ बैठना उचित न समझा, वह भी गिरधर के साथ चले गए। मनोहर ने इन दोनों आदमियों की तीव्र दृष्टि से देखा और नारियल पीने लगे। पहली कड़ी यहीं समाप्त होती है और अगली वीडियो में हम कहानी की दूसरी कड़ी को भी
साझा करें। मनोहर की जगह अगर आप होते तो आप उस सिचुएशन में क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी थोड़ी भी इंटरेस्टिंग लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।